So yes, friends, this is our first live YouTube video, and this will be on the topic of blepharoplasty. And hello, Jang, and we'll be talking about blepharoplasty. मैं जानना चाहूँगा हिंदी इंग्लिश में से आप किस में सुनना चाहेंगे. आई विल ट्राई टू कीप इट मिक्सचर. तो हम ब्लेफरोप्लास्टी यानी कि आईलिड सर्जरी और ब्लेफरोप्लास्टी दोनों अपर आईलिड और लोअर आईलिड दोनों की होती है और ये आईलिड सर्जरी होती है. तो आपके अगर कोई क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं. तो यस, एक सवाल आया है कि विल दिस सर्जरी लीव अ स्कार. तो ये काफ़ी कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है कि ब्लेफरोप्लास्टी के बाद स्कार रहेगा या नहीं. तो पहले मैं लोअर ब्लेफरोप्लास्टी की अगर बात करूँ, लोअर यानी नीचे की ब्लेफरोप्लास्टी जो कि मेनली आई बैग्स के लिए करते हैं या फिर लूज स्किन के लिए करते हैं या फिर ये चीक को लिफ्ट करने के लिए. तो अगर किसी यंग इंडिविजुअल में खाली आई बैग्स निकालने हैं तो हम लोग यूजुअली अंदर से कट देते हैं. ट्रांसकंजंटाइवल करना प्रेफर करता हूँ. तो उसमें कोई भी स्कार नहीं रहेगा क्योंकि वो जो कट है वो आँखों के अंदर की तरफ दिया जाता है, तो उसका कोई भी स्कार नहीं रहेगा. अगर मुझे स्किन भी निकालनी है तो फिर हम एक कट बिल्कुल आई लैशेज़ के नीचे देते हैं. तो उसमें बहुत ही बारीक सा एक कट आता है जो कि आईज़ के नीचे जो लाइन्स होती है उसी में छिप जाता है. एंड अबाउट 1 एंड हाफ मंथ्स के बाद वो स्कार भी ऑलमोस्ट इनविजिबल सा हो जाता है. अगर मैं अपर आईलिड की बात करूँ तो अपर आईलिड में हम हमेशा स्किन निकालते हैं या फिर स्किन के थ्रू जाते हैं. उस केस में एक स्कार आएगा जो कि आई की जो क्रीजेस होती हैं उस क्रीजेस के में अंदर मर्ज हो जाता है. एंड आफ्टर अबाउट 1 मंथ 1.5 मंथ वो स्कार भी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है. आईज ओपन में तो किसी को कभी नहीं पता चलेगा, बट आईज क्लोज्ड में आपको एकदम बारीक सी एक लाइन जो कि आई क्रीजेस के अंदर छुपी रहती है वो दिख सकती है जी. तो जैसे कि हम ब्लेफरोप्लास्टी की बात कर रहे हैं, अच्छा, एक नेक्स्ट सवाल है, हाउ लॉन्ग विल आई नीड टू टेक ऑफ फ्रॉम वर्क फॉर दिस सर्जरी. तो यानी कि आपको कितने दिनों की छुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी इस सर्जरी को कराने के लिए. तो ये जो सर्जरी है ये लोकल एनेस्थीसिया में हम करते हैं. एंड लोकल एनेस्थीसिया में ये जो सर्जरी है ये हार्डली आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम लेती है अगर खाली अपर की बात करें, और अगर लोअर की बात करें ये भी अराउंड 45 मिनट्स लेती है. सर्जरी के बाद आपकी आईज़ ओपन रहती हैं, आप अपने अपने सारे काम कर पाएंगे, बट आईज़ के अराउंड स्वेलिंग आती है. और अगर आपका पब्लिक डीलिंग का काम है, अगर आपको पब्लिकली लोगों से मिलना होता है तो मैं रिकमेंड करता हूँ यूजुअली 1 वीक का आप एक ऑफ ले लें. पर अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है, आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं, तो आप सेम डे भी अपना काम कर सकते हैं. हाँ, अगर स्क्रीन पे काम करना पड़ता है तो क्योंकि आईज़ की सर्जरी हुई है तो थोड़ी सी आँख से आँसू गिरते रहते हैं तो थोड़ा इरिटेटिंग होता है. तो अगर आपके पास टाइम है तो आराम से आप 5 डेज़ से 1 वीक का ऑफ ले सकते हैं. और अगर मैं स्वेलिंग की बात करूँ तो स्वेलिंग यूजुअली 1 वीक में चली जाती है, बट जिनमें हम फैट ग्राफ्टिंग कंबाइन करते हैं लोअर आईलिड में, उसमें जो स्वेलिंग है वो थोड़ा-सा ज़्यादा रह जाती है, तो करीबन वो 10 डेज़ तक रह सकती है. हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोसीजर टेक. तो ये जो प्रोसीजर है ये अगर मैं खाली अपर लिड की बात करूँ तो अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम लेती है. और अगर मैं लोअर लिड की बात करूँ तो खाली अगर मैं फैट निकाल रहा हूँ तो 45 मिनट्स का टाइम लगता है दोनों आईज़ को ऑपरेट करने में. साथ में अगर हम फैट ग्राफ्टिंग भी उसमें ऐड कर रहे हैं तो हाफ एन आवर एक्स्ट्रा लग जाएगा. तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको टोटल अगर आप चारों लिड भी मतलब दोनों अपर दोनों लोअर और फैट ग्राफ्टिंग प्लस अगर ये आईलिड टाइटनिंग ये सब कुछ भी कंबाइन करें तो भी 2 से ढाई घंटे की सर्जरी होती है और ये लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है. हाँ जी. हेलो सर, इज देयर एनी हार्म टू आईज इन फ्यूचर. सो रिचा, देयर इज नो हार्म टू योर आईज बिकॉज वी आर नॉट ऑपरेटिंग ऑन योर आईज. हम आपकी आंखों का ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपकी आई लिड का ऑपरेशन कर रहे हैं. यानी कि जो आईज के जो ये पलके हैं उनका हम ऑपरेशन करें, ना कि आँखों का. इसीलिए आँखों में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. लेकिन इतना बस ध्यान रखना है कि आप एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन जो कि रेगुलरली ये सर्जरीज़ करते हैं उनसे करवाएँ, ताकि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा स्किन निकाल दी अपर लिड में से कि आपकी आईज़ बंद नहीं हो पा रही हैं, तो आपकी आईज़ ओपन रह जाएँगी तो प्रॉब्लम होगी. या फिर लोअर लिड में से किसी ने बहुत ज़्यादा स्किन निकाल दी जिसकी वजह से स्किन ऐसे लटक गई तो आपके आँसू जो हैं वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि आँसू गिरते रहते हैं, तो प्रॉब्लम होती है. पर इसके अलावा अगर ये वेल क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन जो रेगुलरली ये काम करते हैं
उनसे आप ये करवाते हो तो ये आईज़ को कोई हार्म नहीं देंगी। ये बिल्कुल एक सेफ सर्जरी है जो लोकल एनेस्थीसिया में आराम से हम कर सकते हैं। इज़ देयर एनी मैक्सिमम एज फॉर दिस सर्जरी? सो नो, ये इस सर्जरी की कोई मैक्सिमम एज हम नहीं रखते। इनफैक्ट अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी तो स्पेशली ओल्ड एज में बहुत कॉमनली की जाती है, क्योंकि जब हमारी एज 50 प्लस होती है तब हमारी एक्स्ट्रा स्किन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बनने लग जाती है। तो हमने 80 इयर्स ओल्ड तक की भी ये सर्जरी करी है आराम से। तो जब तक कि आप फिज़िकली फिट हैं, आपके बॉडी में एज़ सच आप एनेस्थीसिया के लिए फिट हैं, लोकल एनेस्थीसिया के लिए आप ये सर्जरी आराम से करा सकते हैं। इसकी कोई मैक्सिमम एज नहीं है। इनफैक्ट ये सर्जरी बहुत कॉमनली हम अबव 50 इयर्स, अबव 60 इयर्स में आराम से करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी चैट में है, सर पेनफुल होती है सर्जरी वैसे? सो काफ़ी लोगों को ये डर लगता है कि ये सर्जरी है तो सर्जरी बहुत पेनफुल होने वाली है। तो ये इतनी पेनफुल सर्जरी नहीं है। इनफैक्ट हम ये सर्जरी मोस्टली लोकल एनेस्थीसिया में कर देते हैं, यानी कि केवल आँखों को सुन करके। जैसे आप कभी दाँत वगैरह निकलवाने जाते हैं या दाँतों का कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, तो केवल लोकल एनेस्थीसिया में आपका दाँत निकल सकता है। ऐसे ही ये जो ब्लेफरोप्लास्टी की सर्जरी केवल 3-4 इंजेक्शन लगते हैं आईलिड में। हाँ, इंजेक्शन लगाते समय थोड़ा पेन ज़रूर होगा, बट एक बार ये इंजेक्शंस लग गए उसके बाद ये पूरा एरिया नम हो जाता है, एंड नम होने के बाद इसमें पेन नहीं होता। सर्जरी के बाद एक डिस्कम्फर्ट ज़रूर रहता है, और जो डिस्कम्फर्ट है वो मेनली ट्रांसकंजक्टिवल में जब हम अंदर से करते हैं तो अंदर घुलने वाले स्टिचेस लगे होते हैं। तो उन स्टिचेस को जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाते तब तक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है। तो उस वजह से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा आपको। जो शुरू में स्वेलिंग बहुत होती है उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर होती हैं। पेन इतना मेजर कंसर्न नहीं होता, एंड प्लस आपको सर्जरी के बाद 1 वीक एंटीबायोटिक, पेन किलर और एंटासिड वैसे भी हम खिलाते हैं, और उससे आपका जो पेन है वो काफ़ी कंट्रोल में रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, does under eye fat grafting comes with complications of lump and bump, and what is a better filler? What is better, filler or fat grafting? So जो फैट ग्राफ्टिंग और फिलर दोनों ही वॉल्यूम देने के लिए होते हैं, जिसमें जिनको अंडर आई हॉलोनेस है या फिर किसी को आई बैग्स के नीचे चीक नीचे डिसेंट हो चुका है, या एजिंग के साथ जो हमारे चीक का वॉल्यूम लॉस हो जाता है, उसमें हम प्रेफर करते हैं टू ईदर कंबाइन ब्लेफरोप्लास्टी विद फैट ग्राफ्टिंग और फिलर। सो जब भी हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो हम यूजुअली, क्योंकि सर्जरी कर ही रहे हैं और पूरा एरिया हमने नम किया ही हुआ है, तो हम फैट ग्राफ्टिंग कंबाइन कर देते हैं। अगर प्रॉपरली फैट ग्राफ्टिंग की जाए एक तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जो कि उसके साइंटिफिकली अप्रूव्ड जो तरीका है, जिसमें छोटे-छोटे लम्प्स हमें डालने होते हैं, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में, लेस देन 0.1 ml ऑफ फैट एक पॉइंट पे हमें डालना होता है। यदि उस तरीके से फैट ग्राफ्टिंग हम कर रहे हैं, तो वो लम्प्स और बम्प्स वाली कॉम्प्लिकेशन नहीं आती हैं। एंड व्हाट इज़ बेटर, फिलर और फैट? तो दोनों ही अच्छी चीज़ें हैं। डिपेंड करता है कि आपकी डाउन टाइम, दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं इन शॉर्ट। फिलर की अगर मैं बात करूँ तो फिलर का फ़ायदा ये है कि उसका कोई डाउन टाइम नहीं है। तो अगर आप बहुत बिज़ी हैं अपनी प्रैक्टिस में, आप प्रोफ़ेशनली, या आपके पास टाइम नहीं है कि आप डाउन टाइम झेल सकें, स्वेलिंग वगैरह आप टाइम नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसे केस में फिलर बेटर है। बट फिलर की प्रॉब्लम ये है कि वो टेम्परेरी है, और वो यूजुअली 9 मंथ्स टू 1 ईयर के लिए ही होता है, और उसके बाद आपको ये रिपीट कराना पड़ता है। और ये चीज़ उसकी अच्छी बात भी है कि अगर आपको ये वाला एरिया जो हम फिलर कर रहे हैं अगर नहीं पसंद आया, तो फिलर को डिसॉल्व करने के लिए इंजेक्शंस होते हैं। लेकिन फैट ग्राफ्टिंग जो है उसकी अच्छी बात और बुरी बात यही है कि वो परमानेंट है। तो अच्छी बात इसलिए क्योंकि अगर आपको पसंद है और फैट ग्राफ्टिंग हमने करी तो परमानेंटली रहेगा, और बुरी बात इसलिए कि अगर आप को नहीं पसंद आया तो उसको हटाने का तरीका नहीं है, वो परमानेंटली रहेगा, उसके लिए फिर एक सर्जरी करनी पड़ेगी टू रिमूव दैट फैट। तो लंप बम्प्स और ये प्रॉब्लम अगर प्रॉपर्ली की जाए तो एक्चुअली हम अंडर आई एरिया में फैट नहीं भरते हैं, हमारा जो ये चीक का फैट पैड है ये रिप्लेनिश करते हैं हम। तो जो चीक के फैट पैड्स हैं जो डीप हमारे बोन के पास बिल्कुल जो फैट है, ये एक्चुअली नीचे ड्रूप कर जाता है। तो जब हम इसको वॉल्यूम देते हैं तो ये चीज़ अपने आप फिल होती है। जैसे एक बकेट में पानी आप भरते हो और वो ऊपर फिल होने लगता है, ऐसे जब इसको भरने लगते हो तो ये ऊपर फिल होता है। तो बहुत डीप डाला जाता है फैट, तो वो लंपी बम्पी इश्यूज नहीं आते।
थैंक यू सर। आई हैव टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर हाउ मेनी डेज आफ्टर सर्जरी? तो ये जो सर्जरी है ये लोकल एनेस्थीसिया में हम कर लेते हैं। तो अगर आपने लोकल एनेस्थीसिया में कराई है तो इनफैक्ट सर्जरी के हाफ एन आवर टू 1 आवर के बाद आप आराम से वापस जा सकते हैं। हाँ, मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप खुद ड्राइव करो। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको ड्राइव करके या आपको घर ले जाए वापस। अगर आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं सर्जरी कराने, तो सेम डे वापस दिल्ली से जाने की मैं सलाह नहीं देता। मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि एक रात आप दिल्ली में रुकिए। इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि सर्जरी के बाद हमें नहीं चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज़ हो, और ट्रैवलिंग या कोई फिज़िकल एक्टिविटी आपके ब्लड प्रेशर को रेज़ करता है, और ऐसी कंडीशन में थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होने का डर हो सकता है। तो आपको हॉस्पिटल में रुकने की ज़रूरत नहीं है, बट एक रात के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दिल्ली में या कहीं भी आस-पास रुक जाएँ। तो और नेक्स्ट डे आप चाहें तो अपनी सिटी में, अपनी कंट्री में वापस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आप वापस फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं, आप आराम से जा सकते हैं। तो इसके साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस, और ये बहुत कॉमनली लोग जानना चाहते हैं कि सर्जरी के बाद रिकवरी कैसे होने वाली है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो सर्जरी कराने के बाद यूजुअली एक स्वेलिंग आती है, और ये नॉर्मल है। खासकर जब हम ट्रांसकंजंक्टिवल ब्लेफरोप्लास्टी अंदर से कट लगा के करते हैं, तो कभी-कभी थोड़ा बहुत ब्लड भी निकलता है। यानी आईज़ के अंदर से ऐसा लगता है जैसे ब्लीडिंग हो रही है, हल्का-फुल्का ब्लड टपक रहा है। यूजुअली इतना ब्लड नहीं होता, हमारे आँसू के साथ बहुत स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर ब्लड मिक्स हो जाए, तो ऐसा लगता है बहुत ब्लीडिंग हो रही है, बट दिस इज़ ऑल नॉर्मल। स्वेलिंग होना इज़ वेरी नॉर्मल। हमारा जो ये व्हाइट पोर्शन है आईज़ का, जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं, इसमें रेड कलर हो जाना या इसमें वो जो ब्लीडिंग जैसी चीज़ें दिखना, ब्लड क्लॉट दिखना, दिस इज़ ऑल नॉर्मल। आईज़ में इरिटेशन होना लोअर आईलिड में, दिस इज़ ऑल्सो नॉर्मल, बिकॉज़ अंदर हमने बिल्कुल बाल से भी पतले जो घुलने वाले टाँके होते हैं वो लगा रखे होते हैं, तो वो इरिटेट करते हैं हमारी आईज़ को कई बार। तो ऑल दिस इज़ नॉर्मल। आईज़ में जो स्वेलिंग आती है, ये जो स्वेलिंग और इरिटेशन और रेडनेस, ये जो सारी बातें हैं, ये यूजुअली शुरू के 3-4 दिन बहुत इरिटेट करती हैं, बट बाय द एंड ऑफ 1 वीक ये सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं, और उसके बाद आपकी स्वेलिंग भी जा चुकी होती है और आपकी आईज़ से रेडनेस, कई बार यहाँ पे नील पड़ जाती है, वो जो ब्रूज़ हम जिसे कहते हैं, ये सब भी धीरे-धीरे चली जाती है। तो ये रिकवरी पीरियड होता है। लोअर लिड के लिए स्टिचेस हटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपर लिड में यदि आप दिल्ली में ही रहते हैं, तो यूजुअली मैं 1 वीक के बाद वापस बुलाता हूँ आपके स्टिचेस हटाने के लिए। इसके बाद लेंस लगा सकते हैं। हाँ जी, आप सर्जरी के बाद लेंसेज़ यूज़ कर सकते हैं, बट यूजुअली अगर आपने अपर आईलिड कराई है या लोअर आईलिड बाहर से कराई है, तब तो आप अराउंड 1 वीक से 10 दिन के टाइम के बाद अपने लेंसेज़ यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ट्रांसकंजंक्टिवल यानी आँखों के अंदर से कट लगवा के सर्जरी करवाई है, तो फिर मैं यूजुअली 3 मंथ्स के बाद ही रिकमेंड करता हूँ कि आप लेंस वगैरह पहनें। आप अपने स्पेक्स या गॉगल्स वगैरह शुरू से पहन सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सर, इसमें जिम कितने टाइम के बाद जा सकते हैं? मैं यूजुअली 3 वीक्स के लिए पेशेंट्स को मना करता हूँ कोई भी हेवी एक्टिविटी करने के लिए, और 3 वीक्स का टाइम इसीलिए क्योंकि जो भी हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो यूजुअली 85 टू 90% हील हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ 3 वीक्स। तो कोई भी मेजर एक्टिविटी, बहुत हेवी एक्टिविटी आप 3 वीक्स तक ना करें तो बेटर रहेगा। सर, हाउ मच इज़ द एप्रोप्रिएट कॉस्ट फॉर लोअर आईलिड सर्जरी? सो लोअर आईलिड सर्जरी या लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी एक कॉम्बिनेशन है मल्टीपल सर्जरीज़ का। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो किसी के खाली अगर थोड़ी बहुत रिंकल्स, बहुत हल्की सी लूज़ स्किन है और हम अगर खाली लूज़ स्किन हटा रहे हैं, वो सबसे सिंपलेस्ट सर्जरी है। उसका कॉस्ट अराउंड 25 टू 30,000 के आसपास रहेगा। किसी के अगर खाली आई बैग्स हैं और स्किन टाइट है, अदरवाइज़ हमें स्किन निकालने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें आइस बैग्स निकालने हैं और हम वो ट्रांसकंजंक्टिवल अप्रोच से कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट आज की डेट में नॉर्मली अराउंड 35,000 के आसपास रहता है। अगर किसी को और ऊपर अगर मैं जाऊँ, आई बैग्स के साथ फैट ग्राफ्टिंग की ज़रूरत है या ये एरिया में हॉलोनेस भी है साथ-साथ, तो फिर मैं कंबाइन करता हूँ आई बैग्स को फैट ग्राफ्टिंग के साथ, तो उसका कुछ एक अमाउंट राउंड अबाउट 10-15,000 ऐड हो जाता है फैट ग्राफ्टिंग का। किसी-किसी पेशेंट में जो लोअर लिड होती है काफ़ी लूज़ होती है, उनका स्नैप टेस्ट ठीक नहीं होता, यानी आईलिड वापस आईज़ पे
आराम से जाके नहीं लग रही होती, तो उन केस में हमें जो कैंथोपेक्सी हम बोलते हैं, यानी कि आईलिड को टाइटनिंग करने का एक प्रोसीजर करना पड़ता है, तो उसके थोड़े एडिशनल कॉस्ट और लग जाते हैं। इसके अलावा जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि आप एनेस्थीसिया कौन सा प्रेफर कर रहे हैं। ये जो मैंने जितनी भी कॉस्ट बताई है लोकल एनेस्थीसिया में है। अगर आप जनरल एनेस्थीसिया या बेहोशी में सेम सर्जरी कराते हैं तो उसमें थोड़ी सी कॉस्ट और बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल स्टे 1 दिन से ज़्यादा करते हैं तो उससे भी कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। प्लस आपको और क्या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, आपको और कौन-सी बीमारी हैं, वो सब भी कॉस्ट में फैक्टर इन करना पड़ता है। तो आपके इंडिविजुअल के लिए क्या कॉस्ट आएगी, वो जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9599554211 पर आप कॉन्टैक्ट करके हमें अपनी फ़ोटोग्राफ शेयर कर सकते हो, हम एक रफ़ एस्टिमेट आपको दे पाएँगे। तो राहुल जानना चाहते हैं ब्लेफरोप्लास्टी के कितने दिन के बाद नहा सकते हैं? शावर कब ले सकते हैं ब्लेफरोप्लास्टी के बाद? ट्रांसकंजंक्टिवल स्पेशली। तो राहुल ट्रांसकंजंक्टिवल ब्लेफरोप्लास्टी क्योंकि आईज़ के अंदर से ही हो रही है, तो शावर और फेस धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो अगले दिन से भी आप शावर ले सकते हैं, फेस धो सकते हैं। थोड़ा-सा ट्राई करें कि आँख के अंदर आपके पानी ना जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो सेम डे से नेक्स्ट डे से जब मर्ज़ी अपना फेस धोना शुरू कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। साथ के साथ मैं बता देता हूँ, अगर किसी ने अपर आईलिड सर्जरी कराई है या बाहर से कट लगे हैं और उसमें अगर स्टिचेस लगे हुए हैं, तो मैं यूजुअली स्टेरी स्ट्रिप यानी एक पतली सी पट्टी आईज़ के ऊपर लगा देता हूँ। और वो जो स्ट्रिप्स हैं यूजुअली 48 आवर्स के लिए हम रखते हैं। तो 48 आवर्स तक वो स्ट्रिप नहीं हटती हैं, तो उस समय तक मैं थोड़ा-सा फेस वॉश करने के लिए मना करता हूँ। 48 आवर्स के बाद आप अपने आप वो स्ट्रिप्स हटा सकते हैं और हटाने के बाद आपको मैं यूजुअली एक ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब करता हूँ, जिसकी एक पतली सी लेयर आप लगाकर अपना फेस वगैरह धो सकते हैं। एंड स्टिचेस हटने के बाद भी आपको ये ऑइंटमेंट अराउंड 7 टू 10 डेज़ तक लगाना होता है और आप उसके मतलब सेकंड डे के बाद आप कोई भी ब्लेफरोप्लास्टी आपने कराई है 48 आवर्स के बाद आप आराम से मुँह धो सकते हैं। सर माइक्रोफैट इंजेक्शन एंड नैनोफैट इंजेक्शन फेशियल स्किन का कौन-कौन से लेयर्स के अंदर डाला जाता है? फेशियल वॉल्यूम्स एंड एक्ने स्कार के लिए कौन-सा फैट इंजेक्शन बेटर है? प्लीज़ रिप्लाई। राजा ये राजा ने सवाल पूछा है, तो ये थोड़ा-सा अलग हटके है ब्लेफरोप्लास्टी से। तो फिर भी क्योंकि हम फैट ग्राफ्टिंग करते हैं लोअर आईलिड के साथ, तो मैं यहीं पे जवाब दे दूँगा। एक्ने स्कार के लिए थोड़ा-सा अलग से हम बता देंगे। लोअर आईलिड में जब हमें फैट डालना होता है तो हम माइक्रो और नैनो फैट डालते हैं। नैनो फैट यूजुअली वॉल्यूम नहीं देता, वो केवल उसके अंदर एडिपोज डिराइव्ड स्टेम सेल्स होते हैं और वो स्टेम सेल्स जो होते हैं वो हम सुपरफिशियल लेयर्स में डाल देते हैं। वो हम कहीं भी डाल सकते हैं। वो स्टेम सेल्स स्किन को रिजुविनेट करते हैं और कोलेजन और इलास्टिन को बूस्ट करते हैं। जो माइक्रो फैट है वो यूजुअली थोड़ी डीपर लेयर्स में डाली जाती हैं। वो बिल्कुल डर्मिस यानी स्किन की सुपरफिशियल लेयर में नहीं डालते हम लोग। माइक्रो फैट वॉल्यूम देता है और वो रहता है आपकी बॉडी के अंदर। जितना हम डालते हैं उसका 50% बचता है, लेकिन वो हमेशा के लिए रहता है। वो थोड़ा-सा डीपर टिश्यूज़ में डालते हैं, तो डर्मिस में तो नहीं, सबक्यूटेनियस टिश्यू में आपके जो ये फैट पैड्स हैं उनमें बिल्कुल बोन के ऊपर उन सब एरियाज़ में डाला जाता है। बाकी एक्ने स्कार्स में जब भी एक्ने स्कार के पेशेंट्स होते हैं, चीक्स पे एक्ने स्कार हैं, हम इसको 4 टू 5 लेयर्स में पूरा फैट डालते हैं, जिसमें एक्ने के साथ बहुत सारे लोगों की चीक में हॉलोनेस आने लगती है, तो वहाँ पे माइक्रो और मैक्रो फैट अंदर डालते हैं और जैसे-जैसे हम ऊपर आते हैं, हम नैनो फैट की तरफ चले जाते हैं। ये टॉपिक से थोड़ा हट के है, तो इसको हम डिटेल में किसी और वीडियो में डील करेंगे। तो जो अपर लिड है, अपर लिड जो ब्लेफरोप्लास्टी है, अगर मैं उसकी बात करूँ, वो मेनली आपकी करी जाती है टू रिमूव द स्किन, जो एक्स्ट्रा स्किन होती है आपकी अपर लिड की। जैसे कि आप आईज़ में देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्किन लोगों के एज के साथ आ जाती है, उसको एड्रेस करती है। इसके अलावा अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी बहुत सारी और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए की जाती है। बहुत से लोग होते हैं जिनके मीडियल यानी अंदर वाले पोर्शन में इस एरिया में एक स्वेलिंग आ जाती है, जो कि एक फैट का पैड होता है जो इस जगह से उभरने लगता है। उस चीज़ को भी हम अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी से टैकल कर सकते हैं। ये डिफरेंट है ज़ैंथेलिज़्मा से। ज़ैंथेलिज़्मा होता है जो येलो कलर का डिपॉज़िट हमारी अपर आईलिड पर हो जाता है। वो जो है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। ब्लेफरोप्लास्टी में हम स्किन निकालते हैं, प्लस जो यहाँ और इस एरिया में एक्स्ट्रा फैट डिपॉज़िट्स हैं, उनको हम हटा सकते हैं। किसी-किसी के साइड में भी लैक्राइमल ग्लैंड यानी जो आँसू की ग्रंथि है,
वो लटकती है, उसको भी हम अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी से टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लेफरोप्लास्टी अपर लिड यूज़ होती है टोसिस के पेशेंट्स के लिए, यानी जिसकी आँखें नहीं खुल पाती हैं, ऐसे आँखें बंद रहती हैं, प्रॉपर आँखें नहीं खुलती हैं, बिल्कुल एक आँख लटकी रहती है, पलकें प्रॉपर्ली नहीं उठ पाती, उनके लिए भी अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी होती है। और जिन लोगों में क्रीज़ नहीं होती, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, हिमाचल की साइड के लोग हैं, एशियन ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं, जिसमें हम क्रीज़ क्रिएशन कर सकते हैं, जो कि अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी के थ्रू की जाती है। अगर मैं बात करूँ लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी की, तो लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी जो टैकल करती है, वो पफ़ी आइज़ को टैकल करती है, वो आपकी लिड क्रीज़ अगर लटकने लगी है या ये लूज़ हो गई है, उसको टैकल करती है। बहुत रेयरली एक्स्ट्रा स्किन के लिए भी हम लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी कर सकते हैं, और चीक लिफ्ट के लिए भी हम लोग लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जरी और फिलर एक साथ करवा सकते हैं? सर्जरी और फिलर आप एक साथ करवा सकते हैं। अगर आप अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी करा रहे हैं तो लोअर लिड में आप आराम से फिलर करा सकते हैं। बट अगर आप लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी करा रहे हैं तो यूजुअली फिलर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप करीबन 1 डेढ़ महीने रुक के करवाएँ, क्योंकि फिलर अगर आप इमीडिएटली कराते हैं तो फिलर के एब्जॉर्प्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है। जब भी आप सर्जरी करवाते हो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, और हमारी बॉडी उस पोर्शन को हील करने के लिए ब्लड सप्लाई वगैरह काफ़ी तेज़ रखती है, तो आपके फिलर का जो लाइफ है वो थोड़ी-सी कम रह जाती है। प्लस हमने ये सारा टिश्यू खोला हुआ है इस समय, तो एग्ज़ैक्टली जिस पोज़ीशन पे मैं डालना चाहता हूँ वहाँ पे मैं प्रॉपर्ली नहीं डाल पाऊँगा। और प्लस हमें कहाँ पे फिलर चाहिए, कितना फिलर चाहिए, ये एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 3 वीक्स, आइडियली 3 मंथ्स आप वेट करो फ्रॉम सर्जरी, अगर आपको फिलर करवाने हैं। प्लस मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप सर्जरी करवा ही रहे हैं, तो आप फिलर की जगह फैट ग्राफ्टिंग के लिए जाओ, क्योंकि एनी हाउ आपको स्वेलिंग होने वाली है। फैट ग्राफ्टिंग पर्सनली मैं प्रेफ़र करता हूँ फिलर से। सो अगर आप सर्जरी करवा ही रहे हैं, तो स्वेलिंग आपके फेस पे वैसे भी आने वाली है। और फैट ग्राफ्टिंग ना करवाने का इकलौता रीज़न ये होता है कि फेस पे स्वेलिंग फिलर के मुकाबले कहीं ज़्यादा आती है। तो जब स्वेलिंग आने ही वाली है, आप जब सर्जरी की वजह से एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स खाने ही वाले हैं, तो व्हाई नॉट कंबाइन बोथ, एंड दैट विल बी अ मच बेटर ऑप्शन कि आप सर्जरी के साथ फैट ग्राफ्टिंग कंबाइन करें इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट फिलर। फिलर आप आफ्टर 3 मंथ्स, जब आपकी सारी स्वेलिंग सेटल हो चुकी है, फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आप फिलर कराना चाहते हैं, या आप यू आर हैप्पी विद not having anything injected over here. Same sitting में I personally don't prefer doing it. तो जब यदि मैं बात करूँ लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी की, तो लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी 2 तरीके से की जाती है। दोनों में एक हो गया ट्रांसकंजंक्टिवल, यानी आँखों के अंदर से जो कट लगता है, और जो दूसरी ब्लेफरोप्लास्टी लोअर लिड है वो होती है फ्रॉम द स्किन। तो स्किन पे कट लगा के हम लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी करते हैं। तो जो स्किन से कट लगता है एक्सटर्नल अप्रोच बोलते हैं उसे, और जो ट्रांसकंजंक्टिवल है वो इंटरनल अप्रोच होती है। तो यदि किसी को केवल आई बैग्स निकलवाने हैं, तो हम इंटरनल अप्रोच से जाते हैं, अंदर ही अंदर हम आई बैग्स तक पहुंच जाते हैं और उन आई बैग्स को हम निकाल पाते हैं। यदि मैं एक्सटर्नल अप्रोच की बात करूं, तो वो यूजुअली हम यूज़ करते हैं जब हमें काफ़ी ओल्ड एज में सर्जरी करनी है, जिसमें हमें बहुत सारी स्किन भी निकालनी है, आई बैग्स भी एड्रेस करने हैं, प्लस आपको आईलिड को टाइटनिंग भी करनी है, यानी कैंथस, जो इसको कैंथस बोलते हैं, इसको टाइटन करना है, कैंथोपेक्सी करनी है। तो हम ये एक्सटर्नल अप्रोच यूज़ करते हैं। बहुत कॉमनली मैं प्रेफ़र करता हूँ इंटरनल अप्रोच से फैट निकालना, और फिर बाहर की अप्रोच से अगर मुझे केवल स्किन निकालनी है, तो पिंच ब्लेफरोप्लास्टी से केवल जितनी एक्स्ट्रा स्किन है हम वो निकाल देते हैं। तो ये हम दोनों को कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम अंदर से फैट निकाल रहे हैं और बाहर से एक्स्ट्रा स्किन निकाल देते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो मसल्स हैं, जो कि बीच की लेयर बनती है, अंदर फैट होता है, बाहर स्किन है, बीच में मसल है, वो कट नहीं करनी पड़ती। तो आपकी स्किन में ये जो लैक्सिटी या फिर स्किन लटकने का, आईलिड लटकने का जो डर है, वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाता है। तो वो डर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, जो कि आईलिड की स्किन लटक सकती है। सो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हैं ब्लेफरोप्लास्टी के लिए, या आप इससे रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9599554211 पर
आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस पे अपनी पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं और उसको देख के मैं आपको जो भी हेल्प हो पाएगी वो करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर अपर एंड लोअर दोनों हो सकते हैं? यस, अपर एंड लोअर दोनों ब्लेफरोप्लास्टी हम एक साथ कर सकते हैं, अगर यही आप पूछना चाह रहे हैं। उसे फोर-लेड ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं हम, जिसमें आप अपर एंड लोअर ब्लेफरोप्लास्टी एक साथ कंबाइन करते हैं और इसमें आप अपर और लोअर को एक साथ जब कंबाइन करते हैं, तो पूरा पेरिऑर्बिटल एरिया आपका रिजुविनेट हो जाता है और ये पूरा आपका जो फेस है, वो काफ़ी बेटर लगता है। तो वी आर नाउ डन विद ऑलमोस्ट हाफ एन आवर ऑफ दिस सेशन। अगर और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो वी विल देन एंड इट। हाउ टू कनेक्ट विद यू सर? तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है मैं आपको चैट में डाल देता हूँ, 9599554211 है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स हमसे शेयर कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट है जिनके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप देख के और नॉलेज अगर लेना चाहें ले सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बहुत फ्रीक्वेंटली प्लास्टिक सर्जरी और ब्लेफरोप्लास्टी से रिलेटेड मटेरियल डालते रहते हैं और इस इन सब के अलावा भी यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हम कोशिश करेंगे हर संडे लाइव आकर प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करें आपके। और अब व्हाट्सएप इज़ द बेस्ट वे जिससे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंडे टू सैटरडे 11 टू 7 आप यही सेम नंबर पे हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। हम लोग वीडियो कंसल्टेशन भी लेते हैं और आप वीडियो कंसल्टेशन के लिए भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और इसके लिए आप इसी नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्या हमें दोबारा इस सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है? तो यूजुअली ये जो सर्जरी है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। जितनी भी एक्स्ट्रा स्किन अपर लिड में इस एज में आपकी आईज़ में है, वो हम कंप्लीटली निकाल देते हैं। पर हाँ, अगले 10 सालों में जैसे आपकी स्किन और बनेगी, जो एज के साथ नई स्किन आएगी, तो वो अगर आप बाद में हटवाना चाहें तो आप ये सर्जरी का सेकंड सेशन आफ्टर 9-10 ईयर्स जब भी आपकी एक्स्ट्रा स्किन बनती है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। यूजुअली जो लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी में एक्स्ट्रा फैट हम पफिनेस के लिए निकाल देते हैं, यूजुअली वो फैट वापस नहीं आता। हम सारा फैट नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जो सेम फैट है, ये आईलिड का गद्दा भी होता है, ये सॉरी आई बॉल का गद्दा होता है, यानी आई बॉल जो है उसी के ऊपर रहती है हमारी। तो हम सारा फैट नहीं निकालते, जितना फैट अपने आप बाहर आ रहा होता है, बोन से बाहर होता है, हम बस उतना फैट एड्रेस करते हैं। और मैं कभी भी ज़्यादा फैट नहीं निकालता हूँ, हमेशा मैं फैट कम निकालने की कोशिश करता हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा फैट निकाल दिया तो फिर आई शंकन अपीयरेंस आती है, आई जैसे अंदर को धँस रही है ऐसी फीलिंग आएगी। बट अगर आप कम निकालते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है और वैसे भी नेचुरली थोड़े बहुत आई बैग सबके होते हैं और वो होने भी चाहिए नेचुरल लुक के लिए। एक और सवाल है सर, कहाँ-कहाँ की सर्जरी करते हैं आप? तो मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और प्लास्टिक सर्जरी में मैं ऑलमोस्ट जो भी फुल प्लास्टिक सर्जरी फुल बॉडी को कवर करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर ट्रांसप्लांट टू नीचे पैर के नाखून तक, तो हमारी ऑलमोस्ट प्लास्टिक सर्जरी किसी एक बॉडी पार्ट की नहीं होती, ये ऊपर से लेके नीचे तक सारे बॉडी पार्ट्स के लिए होती है। तो आपको जिस भी चीज़ से रिलेटेड पूछना है, आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, फिर मैं स्पेसिफिकली आपको जिस भी चीज़ की सर्जरी करानी है, उसके बारे में गाइड कर दूँगा। तो फेस की सर्जरीज़, आईलिड की, नोज़ की, लिप्स की, लाइपोसक्शन, गायनेकोमास्टिया, बटक्स पे फैट ग्राफ्टिंग वगैरह, ब्रेस्ट इम्प्लांट सब कुछ होता है। तो आप जिस भी बारे में जानकारी चाहते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से हम इस सेशन को फिर यहीं पे एंड करते हैं और अगर आपको कोई भी और डाउट्स हैं, तो आपके पास नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीक अराउंड 7 o'clock। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।